हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। तो ज्योग्राफी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जलमंडल। ठीक है, तो पहले तो हम ये जानेंगे थोड़ा सा कि जलमंडल एग्जैक्ट में होता क्या है। फिर धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो भी जलमंडल के अंदर जो भी चीज़ें आती रहेंगी उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए तो सबसे पहले ना बेसिक से देखते हैं कि बेसिक इस मतलब जलमंडल के बारे में बेसिक सी, जिसे किसी को ना पता हो, जिससे तो वो पता चल जाए कि हमारी जो अर्थ है वो कितने पानी से घिरी हुई है, मतलब इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71%। ठीक है, लगभग में एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। पर जलमंडल का विस्तार है। ठीक है, जलमंडल का विस्तार है। आगे है उत्तरी गोलार्ध का 60.7%, यानी कि 60.7%। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एवं या और दक्षिणी गोलार्ध का और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9%, 80.9% भाग महासागरों से ढका है। भाग महासागरों से ढका है। ठीक है, आगे आता है पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है। 97.5% जल महासागरों में है। ठीक है, जो खारा है, जो कि क्या है, जो खारा है। ओके, नेक्स्ट है आगे, मतलब इसी के अंदर है जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मीठा जल है, या मीठा जल है। आगे है इसमें धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग तल पर गिरने वाले जल का 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से भाग
महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकृत या फिर वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, आगे है इसी में, शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है। ओके, आगे है, और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है, और कुछ भाग हिमनदी का रूप लेता है। ठीक है, किसका? हिमनदी का। आगे है, एक पॉइंट और लिख लो, महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। अब वो कौन से हैं वो देख लो। तापमान एवं लवणता। तापमान एवं लवणता। ओके, अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। या पहले ये दो पॉइंट ही देख लो, फिर आगे का ना बाद में दिखा दूँगी। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि जो हमारी पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 पार्ट, 3/4 भाग, या लगभग कह सकते हैं हम 71% पर जल मंडल का विस्तार है। मतलब पृथ्वी के 71% जो पार्ट है लगभग, उस पर क्या है? जल फैला हुआ है, जल मंडल का उसके ऊपर विस्तार है। अब आगे है, उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। अब आगे है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसका 60.7% और जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसका 80.9% भाग क्या है? महासागरों से ढका हुआ है। मतलब इतने पार्ट पर क्या है? महासागर है, ओशियंस है। आगे आता है, पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है। अब जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर जो वाटर है, जो पानी है, उसका लगभग 97.5% जो वाटर है वो मतलब एक तरीके ओशियंस की फॉर्म में, मतलब जो महासागर है उसके रूप में है, जो कि क्या है? जो कि खारा है, मतलब लवणता है उसके अंदर, नमक वाला है। आगे आता है, जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल है या मीठा जल है। टोटल वाटर जो है उसका लगभग 2.5% ही, मतलब कि 2.5% भाग ही क्या है? हम कह सकते हैं कि मीठा जल है, या हमारे यूज़ करने के हिसाब से है, या स्वच्छ जल है, साफ़ जल है। मतलब उसमें जो लवणता है, जो नमक की मात्रा है वो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जल बचाना चाहिए, हमको पानी बचाना चाहिए। क्यों? कहने के लिए तो इतना सारा वाटर है अर्थ के ऊपर, बट जो यूज़फुल है वो केवल 2.5% ही है। ठीक है, 2.5% ही है। फिर आगे है,
धरातल पर गिरने वाले जल का 59% भाग या 59% महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा जलमंडल में चला जाता है। अब जो हमारी अर्थ पर जो वाटर गिरता है उसका 59% क्या है, वेपराइजेशन के फॉर्म में, ठीक है, वायुमंडल में चला जाता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में जैसे बादल बनते हैं उससे बारिश वगैरह होती है, तो इस तरीके से वो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में वो चला जाता है, ठीक है, वाष्पीकृत होकर वेपराइजेशन की फॉर्म में। आगे आता है, शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है, कुछ भाग हिमनदी का रूप ले जाता है। बाकी उसके 59% से जो अलग है वो धरती पर जैसे नदियाँ हो गई, नहर वगैरह हो गई, इन पर क्या है, इन पर बहता है, कुछ अर्थ के अंदर भी चला जाता है, ठीक है, भूमि में भी रिस जाता है, और कुछ क्या है, कुछ जो हमारी हिम नदियाँ हैं, मतलब बर्फ़ से जो बनी हुई जो नदियाँ हैं उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक सा एक क्या थी जो जानकारी थी, मतलब कि एग्जैक्ट में जलमंडल होता क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। अब जो ये महासागरीय जल होता है, ओशियंस वाला जो वाटर होता है, उसके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गुण हैं, मतलब प्रॉपर्टी हैं। वो क्या है, एक तो तापमान और एक लवणता, ठीक है, एक क्या है तापमान, एक है लवणता। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसका कोई या जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, महासागर या ओशियन कह सकते हैं, महासागर कहलाता है। महासागर कहलाता है। ओके, आगे है इसी के अंदर अभी, भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है, या महासागरों में कह सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 भाग में विभाजित किया, आप ऐसे लिख लो, महासागरीय भाग को 4 महानगरी लिख लो, महानगरों में विभाजित ठीक है, महासागरों में विभाजित किया, ऐसे लिख लो, इस तरीके से लिख लो। महानगरों में ना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब उनके नाम कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, प्रशांत, अटलांटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक, हिंद एवं आर्कटिक। देखो वैसे तो जब हम पढ़ते हैं ना
5 महासागर पड़ते हैं, उसमें दक्षिणी महासागर भी इंक्लूड हो जाता है, बट बेसिकली 4 ही हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। सबसे बड़ा जो ओशियन है ना वो प्रशांत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है महासागरों की औसत गहराई। अब इनकी जो एवरेज डेप्थ होती है, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। ओके, आगे है स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहले ये देख लो, फिर उसके बाद बता दूंगी कि समुद्र क्या होते हैं, खाड़ी क्या होती है और बे क्या होते हैं। ओके, वो करा के फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब क्या आता है कि जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो। जो जलमंडल है उसका एक मतलब वो इतना बड़ा पार्ट, इतना बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा हो, मतलब इन द सेंस ऑफ के हम जहाँ तक देखते जा रहे हैं हमको समुद्र दिखाई दे रहा है, समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है, ओशियन ही महासागर ओशियन ही ओशियन दिखाई दे रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको महासागर वो कहते हैं या वो महासागर कहलाता है। उसको हम महासागर यानी कि ओशियन बोलेंगे, ओशियन बोलते हैं। अब क्या है, भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया है, या 4 समुद्रों भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जो भूगोलविद हैं उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए अपने अकॉर्डिंग तो ये जो महासागर है पूरा एक, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे तो जब हम पढ़ते हैं तो हम दक्षिणी महासागर भी पढ़ते हैं, 5 देखते हैं, बट बेसिकली जो है वो 4 ही हैं। तो जिसमें से कौन से हैं? पहला है प्रशांत, देन आता है अटलांटिक, फिर हिंद और आर्कटिक महासागर। ठीक है, और जिसमें कि जो सबसे बड़ा महासागर है उसको वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है, अभी जो महासागर है, महासागरों की जो एवरेज डेप्थ है, औसत गहराई है, वो 3800 मीटर है। ठीक है, कहीं कहीं ज़्यादा भी है, कहीं कम भी है, बट जो एवरेज निकाली जाती है, एवरेज जो मानी जाती है वो 3800 मीटर 3800 मीटर्स मानी जाती है। नेक्स्ट आता है, तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है, और जो स्थल की जो एवरेज डेप्थ होती है वो होती है 840 मीटर। स्थल की ऊंचाई तथा महासागर की गहराई को
उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जो स्थल की ऊंचाई है और जो महासागर है उनकी जो गहराई है, उनकी जो डेप्थ है, तो उसको क्या है, उसको उच्चतामितीय वक्र द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जानते हैं कि समुद्र क्या होते हैं, खाड़ी जिसको गल्फ बोलते हैं वो क्या होता है, और बे क्या होता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो, का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, तीन तरफ से जल से घिरा हो, और एक तरफ महासागर से मिला हो, और एक तरफ महासागर से मिला हो, और एक तरफ महासागर से मिला हो। समुद्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, समुद्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है खाड़ी, गल्फ। खाड़ी मतलब कि गल्फ। तो नेक्स्ट में क्या है, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, खाड़ी, गल्फ बोलते हैं। फिर आता है बे। बे क्या होता है, बे क्या होता है, इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है, या इसके दो किनारे किनारा ही लिख लो, इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। किससे, स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ एक तरफ टापुओं का समूह होता है
और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। का मुहाना समुद्र से मिला होता है। ठीक है, देखो अब ये क्या है कि समुद्र क्या होता है, तो सबसे बड़े तो महासागर होते हैं, ओशियंस होते हैं। समुद्र क्या होता है, सी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र क्या है, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ महासागर से मिला होता है, समुद्र कहलाता है। सी 3 तरफ उसके क्या है, पानी है, जल है, और एक साइड क्या है, वो महासागर से मिला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सी बोलेंगे। मतलब जैसे ओशियन को हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, ओशियन को थोड़ा छोटा रूप कर दिया हो, मतलब उसको छोटे रूप में ला दिया हो, उसको हम सी बोलते हैं, उसको हम समुद्र बोलते हैं। आगे आता है खाड़ी, गल्फ क्या होता है। तो गल्फ क्या होता है कि समुद्र का स्थलीय भाग, या जो हमारा ओशियन है, सी है, सॉरी ओशियन नहीं, जो हमारा सी है, जो समुद्र है, उसका क्या है, स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाना। मतलब जो स्थलीय भाग है उसमें उसका प्रवेश कर जाना, जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी बोलते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि स्थलीय भाग ज़मीन है ना, तो ज़मीन में उस क्या है, पानी, समुद्र का जो मतलब समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाना, जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। ज़मीन है, ज़मीन पर पानी आ गया समुद्र का, तो वो क्या है, उसको हम खाड़ी बोल देंगे, गल्फ बोल देंगे कि ये गल्फ है। मतलब वो गल्फ का रूप ले लेता है, खाड़ी का रूप ले लेता है। आगे आता है बे। अब ये बे क्या होता है, बे होता है इसके 2 किनारे, या इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिलता है। गल्फ क्या होता है कि 2 किनारा क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। 2 तरफ क्या है, उसके ज़मीन है, स्थल है, और एक तरफ क्या है, टापू वगैरह है। एक तरफ का एरिया उसका टापू से घिरा हुआ है, और जो दूसरी तरफ का है, मतलब 2-3 साइड होगी, जो 4th साइड है वो क्या है, उनका क्या, मुहाना समुद्र में मिला होता है। मतलब वो क्या है, सी से जाके मिल रहा है, समुद्र में जाके मिल रहा है, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, वो उसको हम बे बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो इसमें काफ़ी सारा है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अब क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करने के बाद, और कमेंट भी कीजिएगा। और जो इस चैनल का लिंक है, प्लीज़ उसको भी आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ओके, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।